हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस विद ईशा। तो आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट जो काफ़ी लंबा टाइम हो गया गाइस, क्योंकि अब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे। सो फाइनली मैं आई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। मैंने एक ही पार्ट डाला था मुग़ल एम्पायर का, जिसमें हमने कुछ कंप्लीट किए थे, ठीक है, अकबर से पहले के। तो आज हम अकबर से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम 1 घंटे तक हम इस वीडियो को लेकर जाएंगे। अगर सारे के सारे रूलर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो ये सही है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमें इसके बारे में, इसका डिक्लाइन, इनके आर्किटेक्चर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे हम। बहुत सारी चीज़ें हैं अब मुग़ल के बारे में पढ़ने के लिए, और तो वो चीज़ें हम करेंगे। जो इनके टाइम पे विजिटर्स थे, फॉरेन ट्रैवलर्स थे, पोइट्स थे, नोवेल्स हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, मिडेवल हिस्ट्री को ना इग्नोर करके चलते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और आज के टाइम पे अगर हम देखा जाए, अगर ट्रेंड में अगर कोई चल रहा है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा अगर इस टाइम पे हम लेके चले तो वो मिडेवल हिस्ट्री है। क्योंकि इससे एक ही क्वेश्चन भी अगर ऐसा आएगा, वो ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको लगता है कि अरे यार, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं है। और मैं यही बोलूँगी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये मान के नहीं चलना है कि आपको ये चीज़ नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के गए हो, या अगर आप सोच रहे हो कि आप एंशियंट इंडिया या फिर मॉडर्न हिस्ट्री करके जाओगे, तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें से भी आए हुए क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहे होते। तो बेटर होता है कि आप अगर एक एक दो दो बार भी मिडेवल हिस्ट्री को कर लेते हो, तो ये आपके लिए अच्छा रहता है। आपको एटलीस्ट रिकॉल करने में आसानी रहेगी। अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा भी होगा एग्जाम में, तो आप आसानी से उसको रिकॉल कर पाते हो। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। अकबर द ग्रेट एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। मुझे मैसेज आया था एक बच्चे का। तो मैं ये, उसने मुझे ये बोला कि अभी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ऑल दैट। मतलब उसने मेरे को मोटिवेटेड ही किया कि आप बनाते रहिए, आपको मिलेगा आगे और व्यूज़ आएंगे, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। तो मैं इस पर्पज़ से नहीं बना रही हूँ कि मुझे फेमस होना है एंड ऑल। मैं बस ये देख रही हूँ कि क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड है। और ये जो बोलते हैं कि हम यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाते हैं बिना किसी उसके, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है यूट्यूब से अर्निंग होती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियसली सबको अर्निंग चाहिए। यहाँ पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो मैं भी एक स्टार्ट कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ आप लोगों तक अच्छा कंटेंट पहुँचाने का, जो शायद मुझे अपने टाइम पे थोड़ा मिसिंग लगा। तो फाइनली मैंने ये चीज़ चुनी कि मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ, और मैं इसको कंटिन्यू रखना चाहूँगी आगे तक। तो इसलिए मैंने ये वीडियोस की सीरीज़ चलाई है। ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री हिस्ट्री, आगे हम पॉलिटी भी करेंगे, हम ज्योग्राफी भी करेंगे। और फिर जैसे ही मुझे और टाइम मिलेगा, फिर हम जो जो एग्जाम्स आ रहे होंगे उनके कुछ एमसीक्यूज हम करेंगे, ठीक है। वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ। ये नहीं कि बस मैंने एमसीक्यू कराया, उसको ऑप्शन बताया और कंप्लीट नहीं, अच्छे से पढ़ेंगे हम, ठीक है। अकबर द ग्रेट एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। तो अकबर के बारे में हम सबको पता है कि अकबर कितने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हैं मुगल एम्पायर के, और इनके बारे में हमें एक एक चीज़ें पढ़नी है। देखिए, आपको सबसे पहले तो सीरीज़ में पता होने चाहिए कि फर्स्ट रूलर कौन था, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, और आपको लास्ट मुगल एम्पायर के जो रूलर रहे हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। और जो फर्स्ट रहे हैं उनका नाम भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए, या फिर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कहने का मतलब है कि सीक्वेंस में अगर लगाना आया कि पहले से आखिरी में जाइए या फिर आखिरी से पहले में जाइए, तो आपको ये लिटरली बोलो रटे होने चाहिए। और रट भी आप तब पाओगे जब आप समझोगे कि कौन किसका बेटा था, किसके टाइम पे कैसा युद्ध हुआ एम्पायर के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, ठीक है। तो ये अकबर जी हैं हमारे। आपने इनके ऊपर काफ़ी मूवीज़, सीरियल्स वगैरह देखे होंगे। तो विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ हुमायूंस डेथ, तो हुमायूं जो इनके फादर थे, इनकी डेथ के बाद कुछ महीने बाद क्या हुआ, इनका जो गवर्नर था, मतलब हिज गवर्नर लॉस्ट सेवरल इंपॉर्टेंट सिटीज़। तो जब हुमायूं की डेथ हुई इनके फादर की, तो जो गवर्नर थे इनके हुमायूं के टाइम के, उन्होंने काफ़ी सारी जो सिटीज़ थी उनको लॉस्ट कर दिया था, ठीक है। और कहने का मतलब है कि, और जो उनके कुछ रीजंस थे, तो हुमायूं अपने आप में हमने देखा था वो चले गए थे, फिर वापस आके वो लड़ते हैं। तो क्या हुआ, इनके डेथ के बाद कुछ सिटीज़ उनके गवर्नर ने लॉस्ट कर दी, कुछ रीजंस इंक्लूडिंग दिल्ली इटसेल्फ। जो दिल्ली इनका एक, दिल्ली मतलब कहते हैं ना कैपिटल माना जाता था, तो ये भी उस टाइम पे इनसे छूट गया था इटसेल्फ टू हेमू, ठीक है। तो हेमू जो है ये हिंदू मिनिस्टर थे हु हैड क्लेम्ड द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। तो इन्होंने खुद ही अपने आप को थ्रोन ले लिया था हुमायूं की डेथ के बाद। हेमू की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अकबर वॉज द ओनली 13 ईयर्स ओल्ड एट द टाइम ऑफ हुमायूंस डेथ। जब हुमायूं की डेथ हुई, ये क्वेश्चन एसएससी के काफ़ी एग्जाम्स में आया है, अलग अलग एग्जाम्स में। और कई बार बैंकिंग के जो हिस्ट्री में पोर्शन आता है छोटा मोटा, तो उसमें ये पूछा जाता है कि हुमायूं की डेथ के वक्त अकबर की जो है एज कितनी थी। तो हमें याद रखना है कि वो 13 साल के थे, यानी कि 13 ईयर्स के थे। व्हेन हिज फादर डाइड, अकबर वॉज एट, जब इनके फादर मरे थे तो ये कलनौर में थे, पंजाब में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं कि हुमायूं के जो बेटे थे अकबर, इनका रीजन इस टाइम से इस टाइम तक चला है 1605 तक, आप देख लेना। अंडर द गाइडेंस ऑफ द रेजेंट बहरम खान, तो रेजेंट थे इनके उसमें, तो बहरम खान के अंडर ये रहे हैं। डिफीट करते हैं हेमू को, जो खुद को क्लेम कर देते हैं हेमू एज अ सल्तनत, सॉरी सल्तनत बोलना गलत है, थ्रोन पे अपने आप को क्लेम करते हैं हिमसेल्फ द, कि वो बोलते हैं हेमू कि मैं राजा हूँ, किसकी, हुमायूं की डेथ के बाद। तो कौन हराता है हुमायूं को, अकबर हराते हैं, किसके साथ मिलकर, तो किसकी गाइडेंस में, बहरम खान। और बहरम खान का नाम आपको अच्छे से याद रखना है, इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। चलिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत का नाम जिक्र हुआ है, तो अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे जिन्होंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी और किन किन के बीच में हुई थी। विच कमांडेड द रूट टू दिल्ली। देखिए अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो उसका मेरा एक पर्सपेक्टिव है कि आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप जाइए, भले ही मेरी वीडियो दोबारा देखिए, उतनी लंबी वीडियो नहीं देखनी है तो आप एटलीस्ट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था। वो एक झलक से आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा अगर आपने एक बार भी वो वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको ये ध्यान रखना कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किन किन के बीच में हुआ था, ठीक है। विच कमांडेड द रूट टू दिल्ली, तो वो हेमू को हराने के बाद दिल्ली की तरफ ये कमांड करते हैं। एंड देयर बाय टर्न टू टाइड इन हिंदुस्तान, तो उसको फिर हिंदुस्तान एंड द मुगल डायनेस्टीज फेवर के अंदर आ जाता है। तो जो एक हेमू के टाइम पे या हुमायूं की डेथ के बाद जो सत्ता जा रही थी धीरे धीरे करके, वो खो रहे थे, अकबर ने बहरम खान के गाइडेंस के अंडर चीज़ों को वापस से ग्रैब करना शुरू कर दिया और अपने अंडर लेना शुरू कर दिया। ऑल्थो अकबर इनहेरिटेड ऑन एन एम्पायर एंड शैम्बल्स, ही प्रूव्ड एन एक्सट्रीमली कैपेबल रूलर। भले ही ये हो कि अकबर को जो है एम्पायर मतलब अपने सत्ता से मिली है, जैसे उनके फादर भी रूलर थे तो उस हिसाब से इनको सपोर्ट मिल गया कि ये भी रूलर बने काफ़ी कम एज में, तो ये माना जाता है। लेकिन ये काफ़ी ही कैपेबल रूलर माने गए हैं अपने टाइम के। अगर आप लोगों ने जोधा अकबर मूवी भी देखी होगी तो आपको उसमें भी उनका थोड़ा एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव क्या था और युद्ध के वॉर को लेकर इनका पर्सपेक्टिव क्या था वो बहुत ही क्लियर होता है उस टाइम पे, वो हम पढ़ेंगे। इनका जो एक्सपेंशन है, हिज एक्सपेंशन एंड अजॉर्प्शन ऑफ वास्ट टेरिटरीज एस्टेब्लिश्ड एन एम्पायर, मतलब इन्होंने जो सत्ता चली गई थी उससे ज़्यादा इन्होंने हासिल किया। मान लीजिए अगर ये हमारा इंडिया है, मैं नॉर्थ साउथ में बांटूँ, अगर इतना एरिया बच गया था तो इन्होंने खुद को इतना फैलाने की कोशिश करी है और एक्सपेंड किया है चीज़ों को, ठीक है। एस्टेब्लिश करते हैं एम्पायर अक्रॉस नॉर्दर्न एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो अगर ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो नॉर्दर्न इंडिया में तो था ही, लेकिन अभी सेंट्रल इंडिया में भी आ गए इतना पोर्शन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इन्होंने अपना जो एरिया है, अपनी टेरिटरी है, वो एक्सपेंड करी थी, किसने, अकबर ने। तो एट हिज डेथ इन 1605 द एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, जब 1605 में अकबर की डेथ हुई थी तो इनका जो एम्पायर है वो कहाँ तक था। देखिए मैंने डाल दिया है अकबर के टाइम का जो इनके डेथ के टाइम पे जो मैप था, तो आप इसको देख सकते हो कि यहाँ पे काबुल तक है, ये कश्मीर वाला एरिया, बंगाल वाला प्रॉपर एरिया, गुजरात, राजस्थान, कच्छ, ये महाराष्ट्र का हल्का सा एरिया आता है। मतलब ऑलमोस्ट आप देख लीजिए थोड़ा सा साउथ इंडिया बचता है, बाकी पूरा जो है अकबर के अंडर में होता है। ये पाकिस्तान का पूरा एरिया इनके अंडर में था। देखिए फ्रॉम अफगानिस्तान से लेके, यहाँ से अफगानिस्तान से लेके बे ऑफ बंगाल तक, और साउथ वर्ड की हम बात करें तो व्हाट इज़ नाउ गुजरात स्टेट, तो साउथ में गुजरात तक थे, ठीक है। एंड नॉर्थन डेक्कन, यानी कि डेक्कन का जो एरिया, यानी कि हमारा साउथ इंडिया जो है उसके डेक्कन का मतलब उसका नॉर्थ, उसके नॉर्थ में साउथ इंडिया के नॉर्थ तक का हिस्सा जो है वो इनके अंदर था, जो कि पेनिनसुलर इंडिया मानते हैं। अगर हम माने कि ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है तो इसका नॉर्थ पोर्शन पे भी क्या है, अकबर का वर्चस्व था और यहाँ तक उन्होंने अपनी टेरिटरी एक्सपेंड कर ली थी। वन ऑफ द नोटेबल फीचर क्या है अकबर की गवर्नमेंट का, वॉज एक्सटेंट ऑफ हिंदू एंड पर्टिकुलरली राजपूत। तो अगर माने कि अकबर की गवर्नमेंट में एक स्पेशल फीचर क्या था, तो अब तक हम देखते आ रहे थे, लेकिन इन्होंने हिंदूज़ को सपोर्ट किया, ठीक है, उनको अपने उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। देखिए राजपूत, मैं आपको पहले पढ़ा देती हूँ, पार्टिसिपेशन इनके टाइम पे था गवर्नमेंट में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अकबर ने अपनी गवर्नमेंट में यानी कि अपनी मिनिस्ट्रीज में राजपूत को भी शामिल किया था। राजपूत प्रिंसेस अटेंड द हाइएस्ट रैंक, राजपूत जो प्रिंसेस थी उनको हाइएस्ट रैंक दिया गया एज अ जनरल एंड एज प्रोविंशियल गवर्नर इन द मुगल सर्विस में, ठीक है। अब वो कौन थी हम आगे पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो जो अगेंस्ट चल रहा था नॉन मुस्लिम्स के साथ में, हमने देखा है नॉन मुस्लिम्स के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था वो कम कर दिया गया, किसके टाइम पे, अकबर के टाइम पे। जस्ट वेट, हाँ मैं ये लोगों नीचे कर दूँ नहीं तो आप लोगों को दिक्कत होगी। या डन, ठीक है। तो हम बात करें, ये कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉन मुस्लिम वॉज रिड्यूस्ड बाय अबॉलिशिंग द टैक्सेशन। जो पिलग्रिमेज टैक्सेशन लग रहा था
नॉन मुस्लिम्स पे, उसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, सॉरी, नॉन मुस्लिम्स के अगेंस्ट जो चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो रिड्यूस किया, क्या करके, अबॉलिश करके टैक्सेशन ऑफ पिलग्रिमेज। मतलब ये नहीं था कि प्रॉपर ही कम हो गया था, लेकिन इन्होंने एक स्टेप उठाया कि जो नॉन मुस्लिम्स पे इतना दबाव बनाया हुआ है कि वो मंदिर भी जाएंगे तो उनको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो चीज़ इन्होंने कम कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती वाला हाथ अकबर ने अपनी तरफ से बढ़ाया था। एंड द टैक्स पेबल ऑन नॉन मुस्लिम्स, यानी कि जजिया टैक्स जो पे करते थे इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विस, ये सब खत्म कर दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि टैक्सेशन ऑन पिलग्रिम और जजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, ये दोनों ही अबॉलिश कर दिए गए थे, यानी कि खत्म कर दिए गए थे। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये चीज़ों को क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ, मेरी वीडियो इसलिए लंबी भी जाती है। आप लोगों को लग रहा है कि मैंने जानबूझ के लंबी करी है, नहीं। समझाने का मतलब यही होता है कि मैं पहले इंग्लिश में इसको पढ़ती हूँ और हिंदी में समझाती हूँ कि दोनों लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को, दोनों को ही ये वीडियो जो है मेरी, जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो बहुत ही क्लियर समझ आए, ठीक है। येट अकबर वाज फार मोर सक्सेसफुल, अकबर जो है बहुत सक्सेसफुल हो गया था देन एनी प्रीवियस मुस्लिम रूलर, इससे पहले के जितने भी रूलर्स रहे हैं मुस्लिम, उनसे ज़्यादा काफ़ी सक्सेसफुल था। इन विनिंग द कॉपरेशन ऑफ हिंदूज, यानी हिंदूज के साथ जो एक रिलेशनशिप बनाने में, उनका दिल जीतने में अकबर जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे एट ऑल लेवल्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर हो गया। द फर्दर एक्सपेंशन ऑफ हिज टेरिटरीज गेव देम फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़, तो बाद में जो इसने एक्सपेंशन किया ना राजा बनने के बाद, बहुत ही कम उम्र से शुरू किया था, उससे इनको फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ मिली, फ्रेश लुकआउट मिला, और अपना एक पर्सपेक्टिव भी लोगों के सामने रख पाए कि इनको हिंदू मुस्लिम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके लिए सभी इक्वल हैं। अकबर का अगर हम मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, इनका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट क्या था? मालवा वॉज कॉन्कर्ड, तो इन्होंने मालवा को कॉन्कर्ड किया था 1562 में। फ्रॉम किससे? ये ध्यान रखना है आपको, फ्रॉम बस बहादुर से, हु मेड अ मनसबदार इन अकबर्स कोर्ट। तो बस बहादुर जो थे, इनको इन्होंने अकबर के कोर्ट में मनसबदार बनाया गया, तो इनसे जो है मालवा कॉन्कर्ड कर लिया था अकबर ने। गोंडवाना रीजन जो है, मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये जो गोंडवाना वाला रीजन है, ये वाला मैं एक बार रब करके फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये जो गोंडवाना वाला आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये जो रीजन है गोंडवाना का, इसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि द गोंडवाना रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया वाज एनेक्स्ड आफ्टर फियर्स बैटल विद रानी दुर्गावती एंड हर सन वीर नारायण इन 1564। कहने का मतलब ये है कि जो गोंडवाना रीजन था, ये अकबर के रीजन में नहीं था, तो अकबर क्या हुआ था, इसने वहाँ पर सेंट्रल इंडिया में एनेक्सेशन किया, मतलब वहाँ पे एनेक्स्ट मतलब करना, कि वहाँ पे फाइट करी, उनसे बैटल लड़ी और उसको अपने अंदर ले लिया। कौन किससे फाइट करी इन्होंने? रानी दुर्गावती से और उनके बेटे वीर नारायण से। कब? 1564 में, ठीक है। अकबर ने कॉन्कर्ड कर लिया, मतलब कि विजय प्राप्त कर ली गुजरात में, ठीक है, गुजरात फ्रॉम मुजफ्फर शाह, तो मुजफ्फर शाह से गुजरात को इन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया इन 1573 में। अकबर बिल्ट न्यू कैपिटल, अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अकबर ने जो नया कैपिटल बनाया था वो फतेहपुर सीकरी को बनाया था, इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री, अपनी मेमोरी ऑफ विक्ट्री, यानी अपनी विक्ट्री को हमेशा यादगार बनाने के लिए कि मैंने इस जगह पे फतेह प्राप्त करी थी, तो फतेह से इन्होंने फतेहपुर सीकरी नाम दिया, किसको? अपनी कैपिटल को। बहुत ही क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं जहां भी बोल रही हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज साथ साथ उसको अपने नोट्स में नोट करते चलना। इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इससे भी आप सब बहुत ही फैमिलियर होंगे। ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है, ये राणा प्रताप सिंह के साथ होता है। वो सेवियरली डिफीटेड बाय द मुगल्स आर्मी लेड बाय मान सिंह इन, जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी चल रहा था राणा प्रताप सिंह, तो ये इसमें बहुत ही बुरी तरीके से इनकी डिफीट होती है, हार होती है इन लोगों की, राजपूत की। किसके द्वारा? मुगल आर्मी के द्वारा, जो कि लेड कर रहे होते हैं मान सिंह, ठीक है। तो कब की बात हो रही है? 1576 की। क्लियर हो गया आपको? लाइन वाइज देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर की जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट हुए थे उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं, तो डेट्स मैंने इसलिए डाली है। देखिए, ये ना एसएससी के एग्जाम्स में तो नहीं आ सकता, हाँ स्टेट पीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से बना के आते हैं कि अकबर ने जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए थे, ठीक है, जहाँ जहाँ आक्रमण करके उस जगह को अपने अंडर लिया था, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले मालवा के साथ हुआ था, फिर गोंडवाना रीजन के लिए हुआ था, फिर गुजरात के लिए हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें, फिर बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, ये सब आपको बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंड होना चाहिए। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ मेवार, अगर हम जो मेवार की डिफीट को याद करें जिसमें हराया था अकबर ने, मोस्ट ऑफ द लीडिंग राजपूत रूलर्स हैड एक्सेप्टेड
अकबर सुजर्निटी। मतलब मेवाड़ में जो पहला मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अकबर ने किया था, ठीक है, तो वहाँ के जो राजपूत रूलर्स थे उन्होंने अकबर की सुजर्निटी मतलब है उनका जो राज्य पाठ है उनको एज अ अपना सुपीरियर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अकबर के अंडर ही रहेंगे। और डिफीटेड दाऊद खान, तो इन्होंने दाऊद खान को डिफीट किया था जो कि अफगान रूलर थे ऑफ बिहार, ठीक है। अगर बिहार के बीपीएससी के एग्जाम कोई बच्चा दे रहा होगा तो उसको ये स्टोरी समझ में आ रही होगी कि अकबर ने जो है बिहार में जो अफगान रूलर थे दाऊद खान, इनको हराया था जो बिहार और बंगाल में थे, ठीक है। बोथ द प्रोविंस वर एनेक्स्ड टू द मुगल एम्पायर इन 1576 में, इसको भी इन्होंने अपने अंदर ले लिया था। अकबर्स फोर्स हैड ऑक्यूपाइड खानदेश रीजन, तो अकबर की जो फोर्सेस थी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था खानदेश रीजन को 1591 में। और चांद बीबी का नाम आप सबने सुना होगा, ये डिफेंड करती है अहमदनगर को अगेंस्ट द मुगल फोर्स। तो चांद बीबी जो है ये मुगल फोर्सेस से अहमदनगर को मतलब डिफेंड कर लेती हैं, उनसे डिफेंड करती है अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। मतलब कि यहाँ से चांद बीबी है, ये अहमदनगर है और ये आते हैं मुगल फोर्सेस। तो ये अपने आप को चांद बीबी जो है डिफीट करती है अहमदनगर में, किससे, मुगल से बचने के लिए डिफेंड करती है, मतलब उनसे लड़ाई करती है, अपने आप को बचाती है। राजपूत पॉलिसी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम की क्या पॉलिसी थी, जो राजपूत पॉलिसी थी अकबर की, ना कि राजपूत की, ठीक है। अकबर की जो पॉलिसी थी राजपूत को लेकर वो क्या थी, वो ये चीज़ बता रहा है कि राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर वॉज नोटेबल, काफ़ी अच्छा था। ही मैरिड द राजपूत प्रिंसेस, हम सबको पता है कि इन्होंने राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी, द डॉटर ऑफ राजा भरमल। तो भरमल जो राजा भरमल थे इनकी बेटी से ये शादी करते हैं, कौन, अकबर। इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, तो ये बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होता है इन द हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, क्योंकि ऐसा अब तक किसी ने किया नहीं था। और राजपूत सर्व्ड द मुगल्स फॉर 4 जनरेशन, तो जो राजपूत थे उन्होंने मुगल्स को कम से कम 4 जनरेशन तक सर्व किया था एज अ, मतलब उनके अंडर काम करके। ये नहीं था कि वो नीचे दबाते थे राजपूत को, नहीं, अपनी मर्जी से राजपूत ने मुगल्स को 4 जनरेशनों तक सर्व किया था, ठीक है, मतलब उनके लिए काम किया था। मैनी ऑफ देम रोज द अपोजिशन ऑफ मिलिट्री जनरल्स, तो उनमें से काफ़ी थे जिन्होंने अपोजिशन किया, ठीक है। अब बात करें अगर हम राजा भगवान दास की एंड राजा मानसिंह की। मानसिंह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के लिए, इनके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, काफ़ी युद्ध में इनके नाम आते हैं। जो राजा भगवान दास थे और राजा मानसिंह थे वर गिवन सीनियर पोजीशन, इनको सीनियर पोजीशंस दिया गया इन द एडमिनिस्ट्रेशन बाय अकबर। तो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर ने जो है भगवान दास को और मानसिंह को सीनियर पोजीशन दिया, ठीक है। 1 बाय 1 ऑल राजपूत स्टेट्स सबमिटेड, सॉरी यहाँ पे स्टेट्स सबमिटेड टू अकबर, धीरे धीरे करके सारे जो राजपूत स्टेट्स थे वो अकबर के पास जाते गए, उनके अंडर चले गए सारे। अब इनकी रिलीजियस पॉलिसीज़ की बात करनी है अकबर की, ठीक है। ये अबॉलिश करते हैं पिलग्रिम टैक्स, हमने पढ़ लिया, और जजिया, ठीक है। और 1575 में क्या होता है, ही ऑर्डर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना। ये बोलते हैं कि एक हाउस ऑफ वर्शिप बनाओ। तो अगर एग्जाम में आया कि इबादत खाना किसके टाइम पे बनाया गया था, तो अकबर के टाइम पे बनाया गया था, या फिर इबादत खाना जो है इसको क्या बोलते हैं, तो ये हाउस ऑफ वर्शिप है। देखिए इबादत करना हम बोलते हैं ना, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इबादत मतलब वर्शिप करना, हाउस ऑफ वर्शिप। एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी, आपको ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अकबर इनवाइट करते हैं लर्न करने के लिए स्कॉलर्स को फ्रॉम ऑल रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जोरोटरिज्म। कहने का मतलब है कि अकबर जो है ये जो इबादत खाना बनाते हैं यहाँ पर सबको इनवाइट करते हैं कि सारे ही रिलीजन को, चाहे हिंदुइज्म हो, जैनिज्म हो, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है। तो इन 1582 ही प्रोमलगेटेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही। तो 1582 में, ये डेट आपको ध्यान रखनी है 1582, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं स्टार बना रही हूँ कि 1582 में अकबर जो है एक नया रिलीजन बनाते हैं अपना खुद का, जिसको बोलते हैं दीन इलाही। कहने का मतलब है डिवाइन फेथ। आपके एक अंधा हम कहते हैं ना अंधविश्वास, मतलब अंधा भरोसा करना किसी के ऊपर, तो उसे कहते हैं दीन इलाही, मतलब डिवाइन फेथ। हमें अच्छे से उनके ऊपर भरोसा है, बहुत डीपली हम उन पर फेथ करते हैं। इट बिलीव्स इन वन गॉड, तो ये सिर्फ एक गॉड में बिलीव करता है। इट कंटेन्ड गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, तो दीन इलाही ऐसा नहीं बोल सकते हैं हम कि ये सिर्फ बनाया गया है मुस्लिम्स के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें सारे रिलीजन्स के जो गुड पॉइंट्स थे, अच्छे पॉइंट्स थे, उनको इन्होंने इसमें डाला दीन इलाही में, डिवाइन फेथ में, और कहा कि एक ही गॉड है और हमें इसको फॉलो करना है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं ही प्रोपोगेटेड अ फिलोसफी। तो ये एक फिलोसफी भी बोलते हैं जिसका नाम है सुल ए कुल, यानी कि पीस टू ऑल। सुल ए कुल, सुल से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि सुलह करना, यानी कि पीस, आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। तो सुल ए कुल यानी कि पीस टू ऑल,
कुल मतलब हम कहते हैं ना कुल, पूरे कुल को, यानी कि तो सबके सबके लिए हमें पीस चाहिए, ठीक है। ये आप मतलब मेरा थोड़ा मेथड है पढ़ने का इस तरीके से, तो आप भी याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा कि 1582 में क्या होता है, ये जो है अपने इबादत खाना को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि थोड़ी बहुत बिटरनेस आती है अमंग डिफरेंट रिलीजन्स में। तो अब ठीक है, अलग अलग धर्म है, उनमें से कोई ना कोई एक तो उठ के बोलता है कि यार हम क्यों जाएं, वो एक तरीके से है तो मुस्लिम ही, मुगल शासक है, खुद तो सत्ता पे बैठा रहता है, हम लोग नीचे बैठते हैं। तो कुछ भी रीज़न दे के वो थोड़ा बहुत उनके बीच में एक बिटरनेस, मतलब कहते हैं ना कड़वाहट सी आ जाना, तो वो देखते हुए अकबर ने सोचा कि चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इससे पहले है हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं डिबेट्स को। तो बदौनी जो थे, अ कंटेम्प्रेरी ऑथर, अकबर के टाइम पे अगर पूछा जाए कि बदौनी जो है एक किसके कंटेम्प्रेरी रहे हैं ऑथर, तो ये अकबर के टाइम पीरियड पे रहे हैं। वॉज बिटर क्रिटिक ऑफ अकबर्स रिलीजियस एक्सपेरिमेंट। तो अकबर जो रिलीजियस एक्सपेरिमेंट करते थे ना, कभी इबादत खाना, फिर सबके साथ में बैठ के बातें करना, अपना एक अलग रिलीजन बनाना, तो बदौनी जो है इसको क्या करते थे कि इनका कहना था कि अकबर मतलब क्रिटिसाइज करते थे ये अकबर को कि उनके रिलीजियस एक्सपेरिमेंट को लेके। तो ये उनके टाइम के ऑथर थे, ये ध्यान रखना है। शेख मुबारक वॉज रिलीजियस गुरु ऑफ अकबर। तो जो शेख मुबारक थे ये रिलीजियस गुरु थे अकबर के टाइम के, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर की जो न्यू रिलीजियस पॉलिसी थी वॉज ड्राफ्टेड बाय अब्दुल फैजी। तो अब्दुल फैजी जो है सॉरी, अकबर की जो न्यू रिलीजियस पॉलिसी हुई थी वो ड्राफ्ट की गई थी किसके द्वारा? जैसे कि हम बोलते हैं ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोला है कि हमारे BR अम्बेडकर के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। तो ऐसी अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी उसको ड्राफ्ट किया था अबुल फैजी ने, ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि अकबर शो करता है नो मर्सी। मर्सी मतलब होता है दया, कि वो कोई दया नहीं दिखाता टू दोज हु रिफ्यूज टू एक्नॉलेज हिज सुप्रीमेसी। देखिए, अगर आप उनकी सुप्रीमेसी, उनके अंडर आके अपना काम करना चाहते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप उनके सुप्रीमेसी को मना करते हो तो वो आपकी तरफ कोई दया नहीं दिखाएंगे। आफ्टर प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग इन मेवाड़, अकबर कैप्चर करते हैं हिस्टोरिक फोर्ट्रेस ऑफ चित्तौड़। मेवाड़ में फाइट करने के बाद वो चित्तौड़ को भी, जो उसका वहाँ का हिस्टोरिक फोर्ट्रेस है चित्तौड़, उसको भी कैप्चर करते हैं। अब उसे हम बोलते हैं चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। इन 1968 एंड मैसेकर्ड इट्स इन इनहेबिटेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि मेवाड़ में लड़ाई करने के बाद अकबर जो है अब जाते हैं चित्तौड़ की तरफ, वहाँ का जो फोर्ट होता है वहाँ पे कैप्चर करते हैं चित्तौड़गढ़, आज के टाइम पे हम चित्तौड़गढ़ बोलते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसेकर्ड होता है, यानी कि वहाँ के लोगों के साथ ये काफ़ी लड़ाइयाँ करते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रीजन, इनके रीजन के एंड के टाइम पे अगर हम देखें तो अकबर एम्बार्क करते हैं ऑन अ फ्रेश राउंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट। तो फ्रेश राउंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट रखते हैं। द कश्मीर वॉज, जो कश्मीर रीजन है वो सब्जुगेट हो जाता है इन 1568 में। सिंध भी आ जाता है 15, देखिए सब्जुगेट करना मतलब जुड़ जाता है। सिंध आता है इनके अंडर में 1591 में। कंधार आता है यानी कि अफगानिस्तान 1595 में। आपको इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना है कि सबसे पहले कश्मीर आता है, उसके बाद आता है सिंध, फिर कंधार यानी कि अफगानिस्तान। तो जो मुगल ट्रूप्स थे नाउ मूव्ड टू साउथ ऑफ विंध्यान रेंज। अब आते हैं हम कि डेक्कन इंडिया जो हमारा ये वाला है, इसका नॉर्दर्न पोर्शन पे, यानी कि विंध्यान रेंज जो हमारी यहाँ है इसके नीचे आते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विंध्यान रीजन का तो साउथ है, लेकिन डेक्कन का नॉर्दर्न पार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बाय 1601 कंदेश, बेरार एंड अ पार्ट ऑफ अहमदनगर वॉज बीन एडेड टू अकबर्स एम्पायर। जब ये साउथ की तरफ बढ़ते हैं, विंध्यांस रेंज को पार करते हैं, तो वहाँ पे बेरार, अहमदनगर, ये कुछ रीजन होते हैं, खानदेश वगैरह, जो अकबर के रीजन में 1601 तक आ जाते हैं। अब देखिए 1605 में तो इनकी डेथ ही हो जाएगी, ठीक है। इनका जो लास्ट ईयर्स चल रहे थे वॉज ट्रबल्ड बाय द रेबिलियस बिहेवियर, मतलब काफ़ी ज़्यादा विद्रोह इनके खिलाफ हो गए थे ऑफ हिज सन प्रिंस सलीम। तो इनके ही जो बेटे थे सलीम, वो इनके खिलाफ थोड़े वैसे बिहेव करने लग गए थे। लेटर द एम्पीरियर जहांगीर हु वॉज ईगर फॉर पावर, उसके बाद क्या हुआ कि जहांगीर थे जिनको ये पावर, सत्ता में चाहिए थी। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जहांगीर के बारे में, ठीक है। तो आप सबको होप अकबर जो है बहुत सही आ गया होगा। देखिए सलीम नाम किसका था? जहांगीर का ही था। कंफ्यूजन मत लेना कि सलीम कौन अलग आ गया, अभी तो दिखा रहे कि ये रेबेल कर रहे थे, उनके खिलाफ ये विद्रोह कर रहे थे। तो जब अकबर के कुछ आखिरी समय चल रहा था तो उस टाइम पे जहांगीर, जिनका नाम सलीम था, उन्होंने थोड़ा विद्रोह किया कि उनको सत्ता चाहिए, उनको काफ़ी सत्ता की भूख थी, तो वो सत्ता में आते हैं फिर। तो जहांगीर और नूरजहां की हम बात करें तो नूरजहां इनकी वाइफ थी, हम सबको पता है। तो अब अगर हम देखें कि अकबर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन सलीम,
तो इनका बेटे थे सलीम विद द टाइटल, तो उनको टाइटल क्या था, नूर उद्दीन जहांगीर। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आया कि इस सलीम को हम क्या बोलते हैं, तो नूर उद्दीन जहांगीर बोलते हैं, या फिर जहांगीर का रियल नेम क्या था, तो सलीम था। ठीक है, ही वॉज अकबर सन बाय अ राजपूत वाइफ। तो जो जहांगीर थे, जो राजपूत वाइफ थी अकबर की, उनसे ये थे कौन, जहांगीर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, इनका रीजन चलता है 1605 से लेकर 1627 तक का। कंटिन्यू करते हैं बोथ हिज फादर्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड हिज टॉलरेंट पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदुइज्म। तो जहांगीर का क्या था कि इन्होंने राज तो किया, लेकिन इन्होंने अपने फादर की दो चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेगी। अपने फादर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी इन्होंने एज इट इज़ रखा, और जो टॉलरेंट पॉलिसी थी टुवर्ड्स हिंदुइज्म, वो भी ये कंटिन्यू करके चले। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहा है जहांगीर का इन हिज ओन राइट वॉज द सिसेशन, यानी कि समापन करना ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट विद मेवाड़। देखिए मेवाड़ से हमने देखा है कि शुरू से ही कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में जो एंड किया है मेवाड़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट ने, तो वो किसने ख़त्म किया, तो जहांगीर ने वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म किया। तो राजपूत प्रिंसिपैलिटी थी दैट हैड एल्यूडेड, नहीं मिल पाया अकबर के सब्जुगेशन में। तो फाइनली ये जो मेवाड़ वाला किस्सा था जहांगीर के टाइम पे, तो ये अकबर के मतलब मुगल एम्पायर से दूर हो गया, उसमें नहीं मिल पाया ये। तो ये फाइनली ये जो फाइट है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इट्स राणा, मतलब हमने सुना ना, इट्स राणा एक्सेप्टेड जहांगीर एज सुजैरन बट रिटेन्ड ग्रेटर इंडिपेंडेंस देन द अदर प्रिंसिपैलिटीज़। तो जो राणा थे, तो राणा प्रताप की अगर हम बात करें, तो ये एक्सेप्ट करते हैं जहांगीर की सुजैरनिटी को, उनके रूलिंग टाइम को, उनको एज अ गार्जियन अपना एक्सेप्ट करते हैं, बट रिटेन करते हैं ग्रेटर इंडिपेंडेंस देन द अदर प्रिंसिपैलिटीज़। ठीक है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर देयर वॉज नो एडिशन ऑफ टू द मुगल टेरिटरीज इन डेक्कन। तो जहांगीर के टाइम पीरियड पे क्या था, इसने कोई एरिया बढ़ाया नहीं, जहांगीर ने अकबर का एरिया जहाँ तक था वहीं तक रहा, और इसने डेक्कन की तरफ अपना कदम बढ़ाया तक नहीं, कि अकबर तो डेक्कन तक बढ़ रहे थे लेकिन जहांगीर ने आगे नहीं बढ़ाया। इन 1611 में क्या होता है, ही मैरिड मेहर अल निसा। तो 1611 में मेहर अल निसा से शादी करते हैं जहांगीर, हु वॉज आफ्टरवर्ड नोन एज नूरजहान, जिनको हम नूरजहान के नाम से जानते हैं। तो नूरजहान का पहला नाम क्या था, मेहर अल निसा। ठीक है, ये जो है थर्ड सन थे। इनके जो तीसरे बेटे थे प्रिंस खुर्रम, लेटर द एम्पीरियर शाहजहां। तो प्रिंस खुर्रम हम किसको कह रहे हैं, शाहजहां को बोल रहे हैं, जो इनकी बात आते हैं। तो ये तीसरे बेटे थे इनके। मैरिड हर निशे, यानी निशे तो मतलब भतीजी बोल सकते हो आप एक तरीके से, कि इनकी ही भतीजी से ये शादी कर लेते हैं, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको हम बोलते हैं मुमताज़ महल। कहने का मतलब ये है कि जहांगीर और नूरजहान के जो तीसरे बेटे होते हैं प्रिंस खुर्रम यानी कि शाहजहां, ये इनकी ही भतीजी से, जो इनकी भतीजी लगती है किसकी, नूरजहान की, उनसे ये शादी कर लेते हैं, जिनका नाम होता है मुमताज महल। और मुमताज महल का रियल नाम क्या होता है, इनका नाम होता है अंजुमंद भानु बेगम। तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, जहांगीर का जो रीज़न है, ये विटनेस होता है विजिट ऑफ टू इंग्लिश मैन। अब यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है कि जहांगीर के टाइम पीरियड पे यूरोप से, आप बोल सकते हो यूरोप साइड से दो लोग आते हैं, जो दो इंग्लिश मैन आते हैं, जिनका नाम होता है विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय। वाइल द फॉर्म, ये आपको याद रखना है, ठीक है, वाइल द फॉर्मर कुडंट गेट द कंसेंट ऑफ द एम्पीरियर। कहने का मतलब है कि विलियम हॉकिंस को जो है, ठीक है, कंसेंट नहीं मिला था जहांगीर से कि वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर पाए इंडिया में। ठीक है, तो इंग्लिश फैक्ट्री के लिए किसने मना किया था, जहांगीर ने मना किया था। किसको मना किया था, विलियम हॉकिंस को। लेकिन लेटर की बात करें, यानी कि थॉमस रॉय की बात करें, ये जो बाद में आए थे, तो ये सेंड करते हैं हम अपने एम्बेसडर बाय किंग जेम्स फर्स्ट। तो किंग जेम्स फर्स्ट जो है वो भेजते हैं किसको, सर थॉमस रॉय को एज अ एम्बेसडर सक्सीड करने के लिए इन सिक्योरिंग परमिशन टू स्टैब्लिश अ ब्रिटिश फैक्ट्री एट सूरत। अब देखिए, दो आते हैं, एक आते हैं विलियम हॉकिंस और एक आते हैं सर थॉमस रॉय। ठीक है, थॉमस रॉय और विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस सबसे पहले आते हैं, लेकिन इनको फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की जो कंसेंट है वो जहांगीर नहीं देते हैं। लेकिन जो थॉमस है, इनको कौन भेजता है, इनको किंग जेम्स फर्स्ट भेजते हैं, ये ध्यान रखना, किंग जेम्स फर्स्ट। तो ये थॉमस रॉय को भेजते हैं इंडिया में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए सूरत में, और यहाँ पर जहांगीर जो है इनको हाँ बोल देते हैं। ठीक है, नूरजहां जो है ये डोमिनेट करती हैं द रॉयल हाउस होल्ड। देखिए होता क्या है कि जहांगीर जो है कुछ टाइम के लिए बाहर जाते हैं,
कुछ सालों के लिए। तो उसके बाद जो इनकी वाइफ होती है नूरजहान, ये डोमिनेट कर लेती हैं रॉयल हाउस होल्ड को, मतलब ये अपने अंडर ले लेती हैं, ये शासन चलाती हैं फिर, एंड सेट करती है न्यू फैशन बेस्ड ऑन पर्शियन ट्रेडिशन। तो ये पर्शियन ट्रेडिशन को फॉलो करती हैं और ये इस्टेब्लिश करती हैं। शी एनकरेज्ड पर्शियन आर्ट और कल्चर इन द कोर्ट। तो ये ध्यान रखना है आपको कि किसकी वाइफ थी जो मुगल कोर्ट में अपने पर्शियन आर्ट और कल्चर को स्टैब्लिश करना चाहती थी, एनकरेज करती थी। तो वो जहांगीर की वाइफ थी जिनका नाम था नूरजहान। नूरजहान बिकेम द रियल पावर बिहाइंड द थ्रोन। तो ये रियल पावर बन के आई जहांगीर के बाद, ठीक है। जो पॉलिटिकल साजिशें यानी इंट्रिक्स जो चली, साजिशें जो चली राजनीतिक तौर पे, दैट प्रिवेल्ड बिकॉज ऑफ नूरजहान। तो नूरजहान की वजह से चली थी वो, क्योंकि ये चाहती थी कि जो प्रिंस खुर्रम थे, जो कि शाहजहां थे, वो रेबल करे अगेंस्ट हिज फादर। क्यों? क्योंकि ये चाहते थे कि शाहजहां जो है ये गद्दे पे बैठें, सिंहासन संभालें। तो नूरजहान हु रूल्ड द एम्पायर फॉर 10 ईयर्स लॉस्ट हर पावर एंड इन्फ्लुएंस आफ्टर जहांगीर्स डेथ। तो ये अपनी जहांगीर की डेथ के बाद क्या होता है कि ये भी अपनी पावर जो है 10 साल बाद इनकी पावर जो है कम हो जाती है, अपना जो एक ओहदा है वो खो देती हैं। तो जहांगीर डाइड नियर लाहौर, ये ध्यान रखना है। तो कब मरते हैं, कहाँ मरते हैं? लाहौर में इनकी डेथ होती है। कैसे मरते हैं? ऑन द वे फ्रॉम कश्मीर टू लाहौर। तो कश्मीर से लाहौर आते वक्त इनकी डेथ हो जाती है। ही वॉज बरिड इन लाहौर। तो इनको लाहौर में दफनाया जाता है या बरिड किया जाता है, ठीक है। जहांगीर डाइड नियर लाहौर ऑन द वे, इसी सेम चीज़ हो गई। ये देखिए, सर थॉमस रॉय जब जहांगीर के कोर्ट में आई थी तब की पिक्चर है। और टॉम्ब ऑफ जहांगीर लाहौर, तो जहाँ लाहौर में इनका टॉम्ब बनाया गया था जहांगीर का। तो ये ध्यान रखना, इंडिया में नहीं है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करेगा कि जहांगीर का टॉम्ब कहाँ पर है, तो इंडिया में है ही नहीं, वो लाहौर में है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम शाहजहां के बारे में। नेक्स्ट रूलर जो आते हैं शाहजहां। तो आफ्टर जहांगीर डेथ इन 27 सॉरी, तो 1627 में जब जहांगीर की डेथ हो जाती है तो शाहजहां जो है रीच करते हैं आगरा। वो आगरा आते हैं विद द सपोर्ट ऑफ द नॉबल्स, जो कोर्ट में नॉबल्स होते हैं उनके सपोर्ट में, एंड द आर्मी, एंड असेंड करते हैं थ्रोन। तो आगरा में आके अपनी गद्दी जो है संभाल लेते हैं कौन? शाहजहां। इनका जो रीज़न है वो बहुत नोटेबल होता है फॉर सक्सेस करने के लिए अगेंस्ट द डेक्कन स्टेट। तो फाइनली अकबर के बाद डेक्कन की तरफ कौन जाता है? शाहजहां जाते हैं। शाहजहां लॉन्च करते हैं अ प्रोलॉन्ग्ड कैंपेन, काफ़ी लंबा कैंपेन, इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर टू रिकवर करने के लिए कंधार। तो नॉर्थ वेस्ट जाते हैं, अगर ये हमारा इंडिया का ऊपरी पार्ट है तो इस एरिया में ही जाते हैं कंधार को अब कैप्चर करने के लिए, एंड अदर एनेस्ट्रियल लैंड्स। जो भी इनके टाइम के मतलब अकबर ने जो कमाया था उस जगह पे ही वापस जाते हैं और उस एरिया को एक्सपेंड करते हैं। बट ये अनेबल होते हैं कंट्रोल करने के लिए कांधार को, तो कर नहीं पाते हैं। इनकी जो डेक्कन पॉलिसी होती है, यानी कि साउथ की जो इनकी पॉलिसी होती है साउथ पे, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहती है। ही डिफीटेड द फोर्स ऑफ अहमदनगर। तो ये डिफीट करते हैं अहमदनगर के फोर्स को, ठीक है, और उसको अपने अंदर कब्जे में ले लेते हैं। तो वहाँ पे अपनी विजय प्राप्त करके अहमदनगर को ये अंडर में ले लेते हैं। बोथ बीजापुर और गोलकोंडा साइंड अ ट्रिटी। देखिए, अहमदनगर को हरा के ये अपने अंदर लेते हैं और बीजापुर और गोलकोंडा जो है ये इनके अंडर में ट्रिटी साइन करता है, यानी कि तीनों ही इनके अंडर आ जाते हैं। अगर एग्जाम में पूछा इस तरीके से क्वेश्चन स्टेटमेंट घुमा दी जाएगी कि कह देंगे कि अहमदनगर और गोलकोंडा को एनेक्स किया था और ट्रिटी साइन हुई थी बीजापुर के साथ, तो नहीं, अहमदनगर को एनेक्स्ड किया था। नेक्स्ट देखते हैं, शाहजहां डिफीटेड शिवाजीज फादर। तो जो शाहजहां हैं ये डिफीट करते हैं शिवाजी के फादर को, जिनका नाम होता है शाहजी भोसले, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि शाहजहां जो है शिवाजी के जो फादर होते हैं उनको डिफीट करते हैं, जिनका नाम होता है शाहजी भोसले। 1631 में क्या होता है, शाहजहां की जो वाइफ होती है मुमताज़ महल पास्ड अवे। तो 1631 में शाहजहां की वाइफ जो होती है मुमताज़ महल, वो उनकी डेथ हो जाती है कहाँ पे? एट बुरहानपुर। तो बुरहानपुर में इनकी डेथ हो जाती है। तो इन द मेमोरी ऑफ हर, शाहजहां जो है स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्टेड ऑफ मौजोलियम एट आगरा, यानी कि ताजमहल बनाते हैं एक तरीके से। इनके कब्र का जो एरिया है इनको जहाँ दफनाया जाता है, समाना जाता है, तो वहाँ पे ही ताजमहल बनाते हैं, सब हम जानते हैं। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू लुइस, ये ध्यान रखना है, फ्रांस के थे। तो अगर जहांगीर शाहजहां का नाम आया कि शाहजहां किसके टाइम के कंटेम्प्रेरी थे, तो लुइस आप देख लेना 14 ऑफ फ्रांस, ठीक है, इनके टाइम के कंटेम्प्रेरी थे। तो एग्जाम में आ सकता है कि लुइस 14 जो इनके टाइम के कंटेम्प्रेरी थे, तो वो शाहजहां के टाइम के थे। इन हिज रीजन द फेमस पीकॉक थ्रोन वॉज मेड फॉर द किंग। तो शाहजहां के टाइम पे ही जो फेमस पीकॉक थ्रोन हम बोलते हैं इंडिया में था, वो इन्हीं के टाइम पे बनाया गया था। यूरोपियंस लाइक बर्नियर, जैसे अब काफ़ी सारे यूरोपियंस ट्रैवलर्स आए थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। पहले आए थे बर्नियर जो कि फ्रेंच फिजिशियन थे और ट्रैवलर थे। दूसरे आए थे तेवर्नियर, ठीक है, ये भी फ्रेंच जैम थे, मर्चेंट थे और ट्रैवलर थे।
फिर आए थे मंडेल स्लो, जो कि जर्मन एडवेंचरर थे और ट्रैवलर थे। फिर आते हैं पीटर मुंडी, जो कि इंग्लिश ट्रेडर थे। फिर आते हैं मुनक्की अब आप बोल सकते हैं मनुक्की, जो कि इटालियन राइटर और ट्रैवलर थे। ये विजिट करते हैं इंडिया में ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शाहजहां। तो इन सारे राइटर्स और ट्रैवलर्स का नाम आपको ध्यान रखना है। और लेफ्ट करते हैं बिहाइंड डिटेल्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ये इन सब की लिखित जो डिटेल्स होती हैं उनसे ही हमें पता चलता है कि उस टाइम का जो पीरियड था उसमें क्या था और क्या नहीं था। जो मुगल पावर है वॉज ऑल्सो टेम्परेरली एक्सटेंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट। तो जो मुगल एम्पायर है, मतलब जो मुगल की पावर थी, वो नॉर्थ वेस्ट तक एक्सपेंड हो पाई थी थोड़े ही टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी। इन 1638 जो पर्शियन गवर्नर है ऑफ कांधार अली मर्दान खान सरेंडर करते हैं दैट फोर्ट्रेस टू द मुगल्स। तो 1638 में जो कांधार के गवर्नर होते हैं, जिसको शाहजहां नहीं कब्जे में कर पाते हैं, वो अली मर्दान खान जो होते हैं वो सरेंडर कर देते हैं, ठीक है, किसके आगे? मुगल्स के आगे। इन 1646 मुगल फोर्सेस जो हैं ऑक्यूपाई करती हैं। तो 1646 में मुगल फोर्स ऑक्यूपाई करती हैं बदाकशन को एंड बल्क को। बट इन 1647 एक साल बाद ही जो बल्क है वो रीलिंक्विस्ट कर देता है एंड अटेम्प्ट करता है टू रिकॉन्क्वर करने के लिए अपना एरिया। कब कब करता है? 3 बार ट्राई करता है, पर तीनों बार ये फेल हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे बताया आपको बीच में कि क्या हुआ। द पर्शियन जो है कॉन्कर्ड करते हैं कांधार को इन 1649 में। देखिए अली मर्दान खान जो है ये कांधार को सरेंडर कर देता है मुगल्स के सामने, लेकिन पर्शियन क्या करते हैं? रिकॉन्क्वर्ड कर लेते हैं, वापस से जीत लेते हैं कांधार को। कब? 1649 में, ठीक है। शाहजहां जो है ट्रांसफर करते हैं अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली, ये ध्यान रखना है, वो दिल्ली में अपना कैपिटल शिफ्ट कर देते हैं इन 1648। डेट आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है कि 1648 में आगरा से दिल्ली जो है कैपिटल शिफ्ट करते हैं शाहजहां। क्रिएट करते हैं न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद देयर, ठीक है। शाहजहां हैड एन ऑलमोस्ट इनसेटिबल पैशन ऑफ फॉर बिल्डिंग। तो इनको आर्किटेक्चर का, कंस्ट्रक्शन का बहुत ही ज़्यादा शौक था शाहजहां को। तो बिल्डिंग्स बनवाते हैं। एट हिज फर्स्ट कैपिटल आगरा ही अंडरटुक द बिल्डिंग ऑफ 2 ग्रेट मॉसिक्यू, जिसका नाम है मोती मस्जिद, जो पीरल मौसिक के नाम से हम जानते हैं, ये भी शाहजहां के द्वारा ही बनवाया गया था। एंड द जामा मस्जिद, जिसे हम बोलते हैं जामी मस्जिद लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेट मॉसिक्यू ऑफ आगरा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, मोती मस्जिद और जामी मस्जिद, ये किसने बनवाया था? किसके टाइम पे बनाया गया था? शाहजहां के टाइम पे। कहाँ पे? आगरा में ही दोनों बनाए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का जो शौक था सबसे ज़्यादा किस राजा को था? तो वो शाहजहां को था। कि ताजमहल ऑल्सो इन आगरा इज द मास्टर पीस ऑफ हिज रीजन एंड वॉज इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, जिसका नाम था अर्जुमंद, यानी कि मुमताज़ महल। दिल्ली की हम बात करें तो शाहजहां बिल्ड करते हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फोर्ट्रेस प्लेस कॉम्प्लेक्स कॉल्ड रेड फोर्ट। हमने देखा है लाल किला, सबको ही पता है लाल किला के बारे में कि यहाँ पे शाहजहां ने बनवाया है, दिल्ली में है। एज वेल एज अनदर जामी मस्जिद, ठीक है, विच इज़ अमंग द फाइनेस्ट मॉसिक्यू इन इंडिया। तो जामी मस्जिद को फाइनेस्ट यानी सबसे बेहतरीन आकार बोल सकते हो या कलाकारी बोल सकते हो, इसी में की गई है इंडिया में। शाहजहां रीजन वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट लिटरेरी एक्टिविटी, ठीक है, काफ़ी अच्छा लिटरेरी सोर्स मिला है यहाँ से भी। एंड द आर्ट ऑफ पेंटिंग, तो पेंटिंग, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, लिटरेरी, लिखने के शौक सारे जो हैं शाहजहां को काफ़ी ज़्यादा थे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। एंड कैलीग्राफी वर नॉट नेग्लेक्टेड, मतलब कैलीग्राफी का मतलब है कि ये भी, इसको भी नेग्लेक्ट नहीं किया गया, ये भी कहीं ना कहीं चल रहा था। His court was one of the great pomp and splendor, and his collection of jewels was probably the most magnificent in the world. खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हिज एक्सपीडिशन, जो इसके एक्सपीडिशंस हुआ करते थे अगेंस्ट बल्क और बदाकश खान, एंड हिज अटेम्प्ट टू रिकवर कांधार ब्रॉट द एम्पायर टू द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। देखिए इन्होंने जो फाइट की थी कांधार को लेने के लिए, वो भी इनके हाथ से चला गया था क्योंकि पर्शियंस ने वहाँ पे रिकॉन्क्वर्ड कर लिया। और जो इनकी फाइट हुई थी बल्ख और बदाकश के साथ में, ठीक है, मुगल्स की, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये बैंक्रप्सी हो गया, यानी कि इनका जो पैसा था ये सारा खत्म हो गया, इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, कंगाल हो गए थे ये लोग। ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ शाहजहां के जो लास्ट डेज चल रहे थे, देयर वॉज अ कंटेस्ट फॉर द थ्रोन अमंगेस्ट 4 सन्स, यानी फिर अब लड़ाइयाँ होने लग गई किसके बीच में? इनके 4 बेटों के बीच में, थ्रोन को लेकर, जब इनके लास्ट डेज चल रहे थे। तो जो दारा शुको है द एल्डेस्ट, यानी सबसे बड़े होते हैं,
वॉज द फेवरेट ऑफ हिज फादर। तो ये शाहजहां के फेवरेट होते हैं दारा शिकोह। अ वार ऑफ सक्सेशन चलता है इन चारों भाइयों के बीच में। तो ये ब्रोकआउट होता है बिटवीन द 4 सन्स ऑफ शाहजहां, इन विच औरंगजेब जो है एमर्ज करते हैं विक्टोरियस। वो चाहते तो थे दारा शिकोह बने, लेकिन यहाँ पे औरंगजेब जो है ये विक्ट्री ले लेते हैं, और औरंगजेब जो है इसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है शाहजहां को के द्वारा। औरंगजेब जो है जेल में डालता है किसको, शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां नहीं चाहते थे कि औरंगजेब बने, वो दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसलिए औरंगजेब जब खुद गद्दी पे आता है, जीतता है, तो ये शाहजहां को जेल में डाल देता है और क्राउंड करता है अपने आप को गद्दी पे, ये खुद बैठता है एज अ मुगल एम्पीरियर। ठीक है, शाहजहां की डेथ हो जाती है ब्रोकन हार्टेड एज अ रॉयल प्रिजनर में, उनको डेथ हो जाती है उनकी जनवरी 1666। इनकी डेथ के बारे में बहुत बार क्वेश्चन में आया कि शाहजहां की डेथ कब होती है, तो बहुत सिंपल डेट आपको ध्यान रखना है, 1666 है। एंड वॉज बरीड इन ताजमहल। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम सबको पता है कि औरंगजेब आते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब का जो है हम कल से पढ़ेंगे। ये तैयार है लेकिन वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम औरंगजेब पढ़ेंगे, और जो बाद में थोड़े बहुत छोटे मोटे आए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम मॉडर्न हिस्ट्री में भी कर लेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मुगल एम्पायर के लिए औरंगजेब तक का ही जो कॉन्सेप्ट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक हो गया औरंगजेब, और फिर इनके डिक्लाइन, इनका आर्किटेक्चर, इनकी वॉर ऑफ टेक्निक्स क्या थी, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 3 पार्ट में आपका मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।